हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग की इस वीडियो में 9 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है सो एनजीटी के बारे में है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पहला स्टेटमेंट है, इट इज सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। Second statement, an order or decision of the tribunal is executed as a degree of a civil court. Third statement है, the chairperson is appointed by the central government in consultation with leader of opposition in लोक सभा। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3, ओनली 2 and 3 या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ओनली 1 and 2, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा से कंसल्टेशन नहीं किया जाता है, सीजीआई से किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी के लिए डीवाई चंद्रचूड़ हैं। तो एनजीटी का जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस सीजीआई ये दोनों मिल करके करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। इसका जो ट्रिब्यूनल है ये एज ए सिविल कोर्ट काम करती है। तो ये दो स्टेटमेंट सही है। एनजीटी का गठन 2010 में एक्ट पास हुआ था और 2011 में हुआ था। इसका काम है केस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। एनजीटी ट्रिब्यूनल का काम है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी केस है उसको ये सुनता है। तो एनजीटी का गठन इसलिए हुआ था। इसका अगर सीटिंग देखें, ये कहाँ कहाँ बैठ एनजीटी कहाँ कहाँ सीटिंग बैठती है, तो मेन जो प्रिंसिपल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है और 4 और शहर में है, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये 5 जगह एनजीटी का सीटिंग है। न्यू दिल्ली में प्रिंसिपल ऑफिस है, फिर भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, ये 4 रीजनल ऑफिस है। चेयरपर्सन एनजीटी का सीजीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। इनका टर्म होता है 5 ईयर और 70 ईयर एज। जो पहले आ जाए, 5 ईयर टर्म पहले कंप्लीट हो जाए या उनका 70 ईयर एज हो जाए तो रिटायर हो जाएंगे। और जो चेयरपर्सन है सो रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है सीजी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन का। अगर इसमें हम स्ट्रक्चर देखें एनजीटी का, तो एक चेयरमैन होते हैं और जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। तो इन दोनों का, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर का जो संख्या है कम से कम 10 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20, एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20, और एक चेयरमैन। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था एनजीटी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए, ये 7 लॉ हैं। ये एज ए सिविल कोर्ट काम करता है, लेकिन ये केवल 7 लॉ का मामला, 7 लॉ से रिलेटेड ही केसेस को डील करता है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन लॉ को पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आज का है वो है, पृथ्वी विज्ञान एक स्कीम लॉन्च किया गया। तो ये बताना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका सही जवाब है बी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा यह स्कीम लॉन्च किया गया था, पृथ्वी विज्ञान। इसके तहत, ये जो स्कीम के तहत रिसर्च किया जाएगा इसके बारे में, तो एटमॉस्फेयर के बारे में।
एटमॉस्फेयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया। तो इस फील्ड में इस स्कीम के तहत और रिसर्च बढ़ाया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि इनका क्या रोल है, अंडरस्टैंड किया जाएगा कि अभी जो मौसम क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है तो उसका इन सब का एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर का क्या रोल है और इनके बारे में नॉलेज गैदर किया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। और ये पता कब तक लगाया जाएगा, ये रिसर्च कब तक होगा, 2026 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पृथ्वी विज्ञान के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है बिम्स्टेक के बारे में। Which of the following countries is not part of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation बिम्स्टेक? तो बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, डी है ऑप्शन मलेशिया। तो इन चारों देश में से कौन सा वो देश है जो बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही है। मलेशिया जो है सो बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रीज हैं। पहला है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ये पांचों सार्क कंट्रीज भी हैं प्लस 2 एशियन कंट्रीज, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो बिम्स्टेक ये 7 देश का ग्रुप है। ये बिम्स्टेक जो है सो 7 देशों का ये ग्रुप है। इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में है, ढाका बांग्लादेश में। तो देख लेते हैं। ये देखिए ये सातों कंट्रीज है और यहाँ मैप में भी है। इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो ये बिम्स्टेक बिम्स्टेक कंट्रीज हैं। इसका एम जो है सो एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस अमंग मेंबर अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। इसका इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना इसका मेन एम है। इस सेक्टर में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। इसका सिग्निफिकेंस का अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है ये साउथ एंड साउथ एशिया के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करता है। ये साउथ कंट्रीज एंड साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करती है। अगर इसका हम सिग्निफिकेंस नेपाल और भूटान के लिए देखें तो ये दोनों कंट्रीज जो है सो लैंड लॉक कंट्रीज है। तो ये इस ग्रुप के तहत यहाँ पे ओशियन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये नेपाल एंड भूटान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर इंडिया के लिए देखें, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है, तो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोन जो चाइना कई एक गरीब देशों को देता है, तो ये इस ग्रुप के तहत इंडिया जो है से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पुश कर सकती है। तो ये ग्रुप इंडिया के लिए इस मायने में भी इम्पोर्टेंट है। और अगर देखें तो ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, इसको ओपन एंड पीसफुल रखने में ये ग्रुप का अहम रोल रहता है। और अगर हम देखें तो ये रोकेगा मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। ये मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन को भी कम करेगी। और जो इंडिया का 2 पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सही, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बिम्स्टेक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और ये 7 मेंबर हैं इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आज का हमारा है, 4th क्वेश्चन, वो है पंचायत से। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द पंचायत इलेक्टेड इन द प्लेस ऑफ डिजॉल्व्ड वन डज नॉट इंजॉय द फुल पीरियड। सेकेंड स्टेटमेंट है द 11th शेड्यूल वाज इंसर्टेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन सी, बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखें तो पंचायत इलेक्टेड इन द प्लेस ऑफ डिजॉल्व्ड वन डज नॉट इंजॉय द फुल पीरियड। अगर कोई भी पंचायत डिजॉल्व कर जाती है किसी कारण से,
तो वहाँ जब सेकंड इलेक्शन होगा विद इन 6 मंथ, तो जो नए इलेक्टेड मेंबर होंगे वो पूरे 5 साल के लिए नहीं चुने जाएँगे, जो बचा हुआ टर्म रहेगा उतना ही दिन के लिए चुने जाएँगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है 11th शेड्यूल वाज़ इंसर्टेड, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आपको पता होगा कि 11th शेड्यूल जो है सो पंचायत के बारे में है, और जो 12th शेड्यूल है वो म्युनिसिपैलिटी के बारे में है। तो ये दोनों 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था, और दोनों 1992 में ही पास किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों एक्ट के बारे में। 73rd ये 1992 में पारित हुआ था। दीज अमेंडमेंट एडेड टू न्यू पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नेमली पार्ट 9 टाइटल द पंचायत एंड पार्ट 9A टाइटल द म्युनिसिपैलिटी। ये अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पार्ट को ऐड कर दिया गया। पहला है 9 जो पंचायत के लिए है, और दूसरा है 9 कैपिटल ए, ये म्युनिसिपैलिटी को डील करती है। और अगर पंचायत को देखें तो 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल, 3 टियर, इंटरमीडिएट ब्लॉक, तालुक, मंडल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये मतलब 3 टियर में पंचायत रहेगा, एक्सेप्ट इन अ स्टेट विद पॉपुलेशन बिलो। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, जो जिस स्टेट में 20 लाख से कम रहेंगे तो वहाँ पे 3 टियर लागू नहीं होगा, लेकिन बाकी राज्यों में 3 टियर सिस्टम लागू है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और अगर पंचायत के बारे में देखें तो अगर पंचायत में एक रिजर्वेशन को हम देख लेते हैं। पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन है वोमेन के लिए, 1/3 रिजर्वेशन है SC ST के लिए। ओरिजिनल जो अमेंडमेंट था उसमें OBC के लिए रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन अभी कई एक राज्य OBC को रिजर्वेशन दे रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और भी कई एक राज्य हैं जो पंचायत में धीरे-धीरे OBC को भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में OBC रिजर्वेशन नहीं था। इसके तहत एक इंडिपेंडेंट, हर राज्य में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। यही पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन को करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रिजर्वेशन वुमेन को हर ऑफिस में भी रहेगा। अगर चेयरपर्सन का जो ऑफिस होता है तो वहाँ पे भी 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और टर्म्स इसका 5 साल के लिए होता है, और अगर कहीं पे भी वैकेंसी हो गया तो वहाँ 6 महीने के अंदर में इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। और कौन कंडक्ट करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पंचायत के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो लाल सागर के बारे में है, रेड सी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर कोस्टलाइन विथ रेड सी? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान और डी ऑप्शन इजराइल। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, इजराइल। इजराइल जो है सो रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इजराइल मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये देखिए, ये है रेड सी। सऊदी अरेबिया इसके साथ बॉर्डर कोस्टल लाइन शेयर करता है। यहाँ पे हो गया इजिप्ट, ये हो गया सूडान, इर्तिया, यहाँ पे जिबूटी और ये यमन। तो ये कुछ देश है जो कि रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और ये स्वेज कैनाल है। मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में आने के लिए स्वेज कैनाल का यूज किया जाता है। और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रेट है ये है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब स्ट्रेट से रेड सी से हम लोग गल्फ ऑफ एडन में जाते हैं। तो ये कुछ 2 स्ट्रेट हैं। और ये वाला जो रीजन, ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये है गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रेड सी से रिलेटेड, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बनरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में है। किस राज्य में सिचुएटेड है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना।
इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, कर्नाटका। ये वन्नरगट्टा नेशनल पार्क जो है सो कर्नाटका में है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी जो एक्टिविस्ट लोग हैं, वो कंसर्न जताए हैं कि इस नेशनल पार्क के थ्रू जो 6 लेन का रोड जा रही है, तो उससे इस नेशनल पार्क को डेंजर है। तो ये कुछ एक्टिविस्ट लोग कंसर्न जताए हैं, इसलिए न्यूज़ में है। अगर इस पार्क के बारे में देखें तो इस पार्क को 2006 में बटरफ्लाई इन्क्लोजर बटरफ्लाई पार्क भी घोषित किया था, वो जो इंडिया में फर्स्ट फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क बटरफ्लाई पार्क बोल घोषित किया गया था। और ये इस नदी के तट पे है। सवर्णामुखी इस पार्क से होकर के गुजरती है, रिवर सवर्णामुखी। और या इस पार्क में अगर हम जानवर देखें तो टाइगर, एशियन एलिफेंट, डियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल हैं इस पार्क में रहते हैं। तो अभी यहाँ पे 6 लेन रोड बन रही है, तो उससे रिलेटेड कंसर्न जताया गया है, तो इसलिए ये पार्क न्यूज़ में है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। गुड डे टू ऑल।